सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे हेन-बेनेक थ्योरम। सो हेन-बेनेक थ्योरम हमें कहती है कि लेट f बी अ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन अ सबस्पेस M ऑफ अ नॉन लीनियर स्पेस X, यानी कि X आपके पास कोई नॉन लीनियर स्पेस है, M उसका कोई सबसेट है एंड M के अंदर आपके पास कोई लीनियर फंक्शनल है जो कि बाउंडेड है। बाउंडेड लीनियर फंक्शनल क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। एंड फंक्शनल का जो डोमेन होता है वो एक्स होता है एंड रेंज जो होती है उसकी डोमेन एक्स या फिर कोई भी नॉन लीनियर स्पेस हो सकती है। एंड अगर हम एम के ऊपर कह रहे हैं तो एम का कोई भी सबसेट उसका डोमेन हो सकता है एंड उसकी रेंज जो होती है वो फील्ड में होती है या तो आर या फिर सी। ऑलराइट, तो ऐसे जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी रेंज फील्ड में है, स्केलर है, उसे हम लीनियर फंक्शनल कहते हैं। तो हमारे पास बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है तो हम कह रहे हैं कि हेन-बेनेक थ्योरम कहता है कि f कैन बी एक्सटेंडेड टू अ फंक्शनल f नॉट ऑन होल स्पेस x, यानी कि f जो है मान लीजिए उसका डोमेन कुछ g1 है, छोटा डोमेन है, x से छोटा है, तो अब यानी कि x हमारा इतना बड़ा है एंड f का जो डोमेन है वो सिर्फ g है या g1 है या gi जो भी है, सिर्फ इसी के अंदर ये डिफाइन है। डोमेन का होने का मतलब इसके अंदर डिफाइन है। तो हम कह रहे हैं f को एक्सटेंड किया जा सकता है टोटल x के ऊपर इनटू एफ नॉट, यानी कि एक ऐसा एफ नॉट एग्जिस्ट करेगा तो g के अंदर तो आपका जो f होगा f ऑफ x इक्वल्स टू एफ नॉट ऑफ x होगा। तभी एक्सटेंशन कहा जा सकता है कि जो छोटा डोमेन है उसके अंदर तो सेम है बट जो बड़ा डोमेन है उसके अंदर f डिफाइंड नहीं है पर एफ नॉट डिफाइंड है। ये सिमिलरली कुछ वैसा ही है जैसा कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर एनालिटिक कंटिन्यूएशन होती है। एंड हम कह रहे हैं कि एफ नॉट का जो नॉर्म है वो f के नॉर्म के इक्वल होगा, इनका नॉर्म भी सेम है एंड एफ नॉट जो है f का एक्सटेंशन होगा, एग्जिस्ट करेगा, जो कि होल स्पेस x पर डिफाइंड हो। तो हेन-बेनेक थ्योरम क्या है, हमें एक्सटेंड करने के लिए हेल्प करती है किसी लीनियर फंक्शनल को। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। एंड उसके प्रूफ से पहले हमें चाहिए जॉन लेमा। ऑलराइट, इसके प्रूफ में हम इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे जॉन्स लेमा का। तो पहले जॉन्स लेमा देखेंगे। तो जॉन्स लेमा क्या होता है कि लेट अ नॉन वॉइड एम बी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट का मतलब क्या हुआ? पार्शियली ऑर्डर्ड सेट ऐसा सेट होता है जिसके ऊपर आप एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन करें। ऑलराइट, एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए: रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ऑलराइट, एंड यहां पर इन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जो होता है वो लेस देन इक्वल टू से डिनोट किया जाता है। ऑलराइट, ऑर्डर करने का मतलब क्या होता है? किसी तरीके से किसी क्रम में जमाना चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास तीन स्टिक्स हैं अलग अलग लेंथ की, तो मैंने कहा कि मैंने सबसे पहले छोटी स्टिक रखी, फिर मीडियम साइज की, फिर लॉन्गेस्ट। तो यहां पर मैंने अरेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ऑर्डर, तो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कुछ ऐसा ही होता है जहां पर एलिमेंट्स को जो है आप ऑर्डर में अरेंज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर्स का सेट है मेरे पास 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहां पर ये जो सेट है इसके अंदर मैं 1 2 3 को अरेंज कर सकता हूँ। 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 4। तो ये एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट हुआ। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, मान लीजिए हम कह रहे हैं सेट एस है, पार्शियल ऑर्डर सेट है, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस हमें क्या मिलना चाहिए? ए इज लेस देन इक्वल टू ए। ऑब्वियसली 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल, तो इक्वल तो होगा ही। सो ये इनइक्वालिटी को लेस देन इक्वल टू को सेटिस्फाई कर रहा है। एंटीसिमेट्रिक ये कहता है कि इफ a is less than equal to b and b is less than equal to a, then this implies a is equals to b। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि अगर हमारे पास x is less than equal to y हो, y is less than equal to x हो, तो उस कंडीशन में हम यही कहते हैं कि दोनों इक्वल हैं। जैसे कि 3 एंड 4 है तो ये इक्वल नहीं है, तो ये दोनों में से एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 कह सकते हैं बट 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ऑलराइट, जब इक्वल है दोनों तभी जो है दोनों चीजें दोनों स्टेटमेंट अप्लाई होंगे, दोनों स्टेटमेंट एक ही बन जाएंगे अगर इक्वल होंगे तो। ट्रांजिटिव कहता है
कि if a is less than equal to b and b is less than equal to c, this implies a is less than equal to c. Obviously 1 is less than equal to 2 होता है, 2 is less than equal to 3 होता है, हम कह सकते हैं 1 is less than equal to 3. ऑलराइट, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है. तो जो सेट इन तीनों ही प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे इस पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए, उसे पार्शियल ऑर्डर सेट कहेंगे. ऑलराइट, तो हम कह रहे हैं कि एक नॉन वॉइड एम है आपके पास, पार्शियल ऑर्डर सेट है, एंड हमने कहा सपोज एवरी चेन इन एम हैज अपर बाउंड, देन एम हैज एटलीस्ट वन मैक्सिमल एलिमेंट. अब यहां पर चेन इन एम का मतलब क्या हुआ कि अगर लेस देन इक्वल टू है सभी एलिमेंट्स, तो हम कुछ एलिमेंट्स को इकट्ठा कर सकते हैं. 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4. तो ये जो हमारे पास जो मिलता है इसको हम कहते हैं चेन. हम इसी ही चीज को चेन कहते हैं कि एलिमेंट्स की चेन है, कि 1 जो है 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, 3 4 से छोटा है. तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स की एक चेन है. ऑलराइट, तो हमने कहा सपोज एवरी चेन इन एम हैज एन अपर बाउंड. अपर बाउंड यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जिससे कि सभी एलिमेंट या तो लेस देन है या इक्वल है. तो यहां पर अपर बाउंड हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, 5 भी अपर बाउंड है, 6 भी अपर बाउंड है, 7 भी अपर बाउंड है, बहुत सारे अपर बाउंड है. तो अपर बाउंड तो मिल रहा है. देन हम कह रहे हैं देन m हैज एटलीस्ट वन मैक्सिमल एलिमेंट. मैक्सिमल एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए m है आपके पास, उसमें 5 नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5. हम कह रहे हैं इसके अगर हर चेन का अपर बाउंड है तो एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा m के अंदर. मैक्सिमल यानी कि बड़ा, सबसे बड़ा एलिमेंट, जिससे कि सभी एलिमेंट छोटे होंगे. ऑलराइट, तो कहने का मतलब मैक्सिमल का मतलब ये होता है इफ m इज मैक्सिमल एलिमेंट कहने का मतलब ये होता है कि x इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m. सब जो हैं इससे छोटे होंगे. 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5. ऑलराइट, एंड नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उसके अंदर मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है, बिकॉज यहां पर अगर मैं चेन इनफाइनाइट लेंथ की चेन सेलेक्ट कर लूं 1 से लेके इंफिनिटी तक, तो उसका कोई अपर बाउंड नहीं मिल रहा है. लेकिन अगर मैं कोई फाइनाइट सबसेट ले रहा हूं नेचुरल नंबर का, तो उसके अंदर हर चेन फाइनाइट है, हर चेन का अपर बाउंड है, तो मैक्सिमल एलिमेंट भी डेफिनेटली है. ऑलराइट, सो ये हमारा था ज़ॉन्स लेमा. नाउ ज़ॉन्स लेमा की हेल्प से कैसे हम प्रूव करेंगे हैनमैन थ्योरम, आइए देखते हैं. तो हमारे पास प्रूफ कुछ इस तरीके से है कि लेट ए बी अ सेट ऑफ ऑल एक्सटेंशंस ऑफ एफ टू फंक्शनल्स g1 g2 एटसेट्रा विद द सेम नॉर्म डिफाइंड ऑन सबस्पेसेस व्हिच कंटेन m, यानी कि ऐसे सबस्पेसेस दैट आर जनरेटेड बाय m एंड एनी अदर एलिमेंट ऑफ x नॉट इन m. अब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर स्मॉल x होगा. अब कहने का मतलब क्या है कि हमने कहा कि मान लीजिए आपके पास f जो है वो तो m पर डिफाइंड है, आपने ये कहा. हमने कहा f जो है डिफाइंड ऑन m है. ऑलराइट, अब हमने कहा g1 g2 जो है डिफाइंड है ऐसे सबस्पेसेस पे जो m को कंटेन कर रहे हैं, यानी कि m से क्रिएटेड है. कहने का मतलब कि आपके पास m जो है, m से जनरेटेड सबस्पेस का मतलब क्या हुआ कि x प्लस अल्फा एक्स नॉट, यानी कि एक्स नॉट जो है डज नॉट बिलोंग्स टू m है. एंड ऐसे एलिमेंट्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके जब आप x में ऐड कर रहे हैं तो आपको कुछ नए एलिमेंट्स मिल रहे हैं जो कि m में नहीं होंगे. ऑलराइट, क्योंकि सबस्पेस का मतलब क्या है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो होगा वो बिलोंग्स टू m होगा व्हेनेवर x, y बिलोंग्स टू m. लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट लूं जो कि m का नहीं है और फिर ऐड करूं उसका स्केलर मल्टीपल करके, तो मुझे ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो m में नहीं होगा. तो m के सभी एलिमेंट्स एंड इस तरीके के सभी एलिमेंट्स x नॉट से जब हम बना रहे हैं उनका यूनियन भी सब स्पेस होगा, एंड वो जो है जनरेटेड बाय m कहलाएगा. m एंड एनी अदर एलिमेंट ऑफ कैपिटल X नॉट इन m. x का कोई एलिमेंट x है, स्मॉल x नॉट है, उससे बना रहे हैं हम. एंड m जो होगा उस नए वाले का सबसेट होगा. तो हमने कहा m जो है कंटेन है उसके अंदर. ऑलराइट, which contain m, यानी m dash contains m. अब हमने कहा कि ये जो सेट A है, कौन सा सेट, सेट ऑफ ऑल एक्सटेंशंस ऑफ f, यानी कि m1 है, मान लीजिए m2 है. m1 के अंदर आपके पास g1 मिल रहा है एक्सटेंशन, m2 के अंदर g2 मिल रहा है.
तो इन सब जो एक्सटेंशंस का सेट है आपने सबको कंबाइन कर दिया, G1 G2 एंड सो ऑन, ये जो सेट है ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है। अब हम ये प्रूफ करेंगे, ऑलराइट, एंड उसके लिए हमें पार्शियल ऑर्डर रिलेशन निकालना होगा। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हमने लिखा G1 इज लेस देन इक्वल टू G2 इंप्लाइज, यानी कि हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं हमारे रिलेशन को। एंड इसका मतलब क्या है, हम कह रहे हैं हम ऐसा तब कहेंगे G1 इज लेस देन इक्वल टू G2, तब कहेंगे when that domain of G1 is contained in domain of G2 and G1x is equal to G2x for all x in domain of G1। कि मान लीजिए आपके पास G1 यहाँ पर डिफाइंड है एंड G2 अगर यहाँ पर डिफाइंड है, तो हम कहेंगे G1 इज लेस देन इक्वल टू G2। ऑलराइट, यानी डोमेन ऑफ G1, हमने डोमेन ऑफ G1 को मान लीजिए D ऑफ G1 से डिनोट करें। सिर्फ और सिर्फ वीडियो के पर्पज से शॉर्ट में लिखने के लिए डोमेन ऑफ G1 बहुत बड़ा लिखना होगा, तो उससे बढ़िया शॉर्ट में डिनोट किया जा सकता है DG1 इज सबसेट ऑफ DG2। ऑलराइट, अगर मैं इसे डिनोट करूं कि अगर मैं कहूं कि ऐसा है एंड यहां पर इक्वल है स्मॉल वाले डोमेन में, तब मैं कहूंगा कि G1 इज लेस देन इक्वल टू G2। G2 G1 का एक्सटेंशन है। ऑलराइट, तो अब हमें प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए हम जानते हैं वी नो दैट फॉर ऑल G बिलोंग्स टू A, G इज लेस देन इक्वल टू G। ऑब्वियसली देखिए हर सेट जो होता है खुद ही का सबसेट होता ही है, तो डोमेन ऑफ G1 जो होगा, डोमेन ऑफ G1 या इन जनरल किसी भी G के लिए इज सबसेट इक्वल टू डोमेन ऑफ G। ऑलराइट, हर सेट खुद ही का सबसेट तो होता ही है। ऑलराइट, तो डोमेन ऑफ G इज लेस देन सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G, एंड इसके अंदर जो G डिफाइंड है वो इक्वल टू दिस है ही, एक ही डोमेन है तो इक्वल ही है, अलग तो है ही नहीं, हमने अलग तो लिया ही नहीं है। ऑलराइट, सो यहां पर ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। एंटी सिमेट्रिक देखते हैं कैसे होगा। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए हमने कहा G1 इज लेस देन इक्वल टू G2, लेट G1 इज लेस देन इक्वल टू G2 मान लेते हैं। तो G1 इज लेस देन इक्वल टू G2 कहने का मतलब क्या हुआ, डोमेन ऑफ G1 इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G2 बाय डेफिनेशन, हमने जिस तरीके से इसे डिफाइन किया है। सिमिलरली एंड साथ में क्या हम क्या कहेंगे, एंड G1x इज इक्वल टू G2x इन डोमेन ऑफ G1। नाउ हमने कहा लेट G2 इज लेस देन इक्वल टू G1, एंटी सिमेट्रिक में यही तो प्रूव करना है कि अगर G1 इज लेस देन इक्वल टू G2 हो एंड G2 लेस देन इक्वल टू G1 हो, तो G1 इक्वल टू G2 होना चाहिए आपके पास। तो हमने कहा G2 इज लेस देन इक्वल टू G1, इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन ऑफ G2 इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G1 and G2x is equals to G1x in domain of G2। ऑलराइट, अब देखिए यहां पर हमें क्या मिल रहा है, डोमेन ऑफ G1 इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G2 एंड डोमेन ऑफ G2 इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G1। कहने का मतलब डोमेन ऑफ G1 इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ G2, यानी कि दोनों का डोमेन जो है इक्वल हो गया, एंड G1x इज इक्वल्स टू G2x इन डोमेन ऑफ, अब देखिए डोमेन आप G1 का कहिए या फिर G2 का कहिए, एक ही बात है क्योंकि दोनों का डोमेन सेम है। ऑलराइट, एंड अगर इनका डोमेन ही सेम हो गया एंड उस डोमेन में ये इक्वल है, तो क्या हम कह सकते हैं ये अलग है? अलग है ही नहीं, ये दोनों एक ही हैं। दिस इंप्लाइज G1 इज इक्वल्स टू G2। तो G1 इज लेस देन इक्वल टू G2, G2 इज लेस देन इक्वल टू G1, हमें G1 इक्वल्स टू G2 मिल गया, यानी कि एंटी सिमेट्रिक है। ऑलराइट, सिमिलरली अब हमें प्रूफ करनी है थर्ड प्रॉपर्टी, जो कि हमें कहती है कि ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तभी आप इसे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए मान लीजिए G1 इज लेस देन इक्वल टू G2, यानी कि ऐसा होगा,
एंड मान लीजिए G2 इज लेस देन इक्वल टू G3, यानी कि डोमेन ऑफ G2 इज कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ G3 एंड G2x इज लेस देन इक्वल टू G3x इन डोमेन ऑफ G2। ऑलराइट, अब देखिए यहां से हम क्या कह सकते हैं, पहले देखिए इसका कहने का मतलब ये हुआ कि G1 का डोमेन कुछ ऐसा है, G2 का उससे बड़ा है एंड G3 का उससे भी बड़ा है। G2 एंड G1 जो है इस रीजन के अंदर इक्वल है, लेकिन G3 एंड G2 पूरे ही इस रीजन में इक्वल है। ऑलराइट, तो ये जो छोटा रीजन है, सबसे छोटा रीजन, उसके अंदर हमें G3 इक्वल्स टू G2 इज इक्वल्स टू G1 मिलेगा। ऑलराइट, एंड साथ में G1 जो है अगर G2 का सबसेट है एंड G2 G3 का सबसेट है तो G1 ऑब्वियसली G3 का सबसेट है ही। तो हम कह सकते हैं यहां से डोमेन ऑफ G1, दिस इंप्लाइज डोमेन ऑफ G1 इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G3 and G1x is equals to G3x in domain of G1। G1 के डोमेन के अंदर यानी सबसे छोटे वाले सेट में G1 एंड G3 सेम है, बिकॉज G3 तो इस पूरे रीजन में G2 के इक्वल है, बट G2 इस स्मॉल रीजन में G1 के इक्वल है, यानी G3 भी इस स्मॉल रीजन में G1 के इक्वल होगा। ऑलराइट, सो कहने का मतलब हमें दोनों प्रॉपर्टीज मिल चुकी हैं, यानी कि हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज G1 इज लेस देन इक्वल टू G3, यानी कि रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो यानी कि ये जो सेट है पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है, हमने पार्शियल ऑर्डर रिलेशन दिखा दिया है। नाउ हमने कहा कि यूनियन ऑफ एनी चेन ऑफ एक्सटेंशन इज आल्सो एन एक्सटेंशन। कैसे, देखिए G1 है इज लेस देन इक्वल टू G2 है, इज लेस देन इक्वल टू G3 है एंड इज लेस देन इक्वल टू G4 एंड सो ऑन, कितना भी हो सकता है, हमने फाइनाइट मान दिया। तो अब इन सब का यूनियन क्या होगा, इन सब का यूनियन यानी ऐसा फंक्शन जो डोमेन ऑफ G1 के ऊपर G1 की वैल्यू को दे रहा है, डोमेन ऑफ G2 पे G2 की वैल्यू दे रहा है, डोमेन ऑफ G3 पे G3 की वैल्यू दे रहा है, G4 के डोमेन पे G4 वाली वैल्यू दे रहा है। तो इन सब का कंबाइंड फंक्शन इनका यूनियन वाला फंक्शन हो गया। ऑलराइट, एंड हम देख सकते हैं कि ये भी जो है एक्सटेंशन होगा। ऑलराइट, एंड एक्सटेंशन क्यों होगा, क्योंकि अगर ये सब f के एक्सटेंशन है तो यानी कि ये सब इंडिविजुअली जो है f के डोमेन पे यानी m पर f के इक्वल है, fx इक्वल्स टू gx है, तो सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू है, तो इनके जो हम कंबाइन करके फंक्शन बना रहे हैं उस पे भी ट्रू होगा। फर्दर, अगर C be a chain in A, then union of domain of functionals in C is domain of upper bound for elements of chain। यानी कि देखिए आपके पास में कुछ इस तरीके से है कि ये जो है डोमेन ऑफ G1 है, अब G1 इज लेस देन इक्वल टू G2 है, तो यानी कि G2 कुछ ऐसा होगा। ऑलराइट, एंड G2 इज लेस देन इक्वल टू G3 है, तो G3 का डोमेन कुछ ऐसा होगा, एंड ये G3 जो है लेस देन इक्वल टू G4 है, तो G4 का डोमेन कुछ ऐसा होगा। तो अगर मैं इन सब डोमेन्स का यूनियन ले लूं तो मुझे जो है वो अपर बाउंड का डोमेन मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए अपर बाउंड यहाँ पर क्या है, 4 है। ऑलराइट, एंड ऑब्वियसली सबसे बड़े वाले का ही डोमेन मिलेगा, क्योंकि ये सब तो इसके अंदर कंटेंट है, तो यूनियन हमें G4 का ही डोमेन मिलना है, तो ये अपर बाउंड का डोमेन हमें मिल रहा है। कहने का मतलब ये जो हमारे पास चेन है इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। ऑलराइट, क्योंकि ये सबसे बड़ा डोमेन है, ये सभी को कंटेन कर रहा है एंड ट्रांजिट प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, हमने भी देखा। तो अगर G1 इज लेस देन इक्वल टू G2 है, G2 इज लेस देन इक्वल टू G3 है, तो G1 इज लेस देन इक्वल टू G3 होगा, यानी कि G1 के डोमेन के अंदर G3 एंड G1 की वैल्यू सेम है। ऑलराइट, एंड सिमिलरली G4 की भी वैल्यू G1 के अंदर तो सेम ही होगी। तो कहने का मतलब ये जो है इसको कंटेन कर रहा है, तो हमें दिख रहा है कि G4 जो है अपर बाउंड होगा। तो यहाँ पर तो हम फाइनाइट के लिए कह रहे हैं, 4 एलिमेंट के लिए हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो सकता है 10 हो। ऑलराइट, तो कोई भी आप चेन निकाल लें उसके अंदर आपको अपर बाउंड तो मिल ही रहा है, इस तरीके से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यानी कि अब हम जो है जॉन्स लेमा लगा सकते हैं। सो बाय जॉन्स लेमा हम क्या कह सकते हैं कि ये जो चेन है इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है हर चेन का। तो यानी कि इफ अगर ऐसा है तो बाय जॉन्स लेमा this has an maximal element, this chain has an maximal element, यानी कि A has a maximal element।
ऑलराइट। एंड मैक्सिमल एलिमेंट का मतलब ये हुआ, मान लीजिए उसे आप डिनोट कर दीजिए एफ नॉट से। तो मैक्सिमल एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि जी आई इज लेस देन इक्वल टू एफ नॉट फॉर ऑल जी आई बिलोंग्स टू ए। ऑलराइट। अब हमें प्रूव करना है कि एफ नॉट का जो डोमेन है वो पूरा का पूरा एक्स है। तो हमने कहा कि सपोज डोमेन ऑफ एफ नॉट इज नॉट एक्स, डोमेन ऑफ एफ नॉट इज नॉट एक्स। ऑलराइट, हमने कहा कि मान लीजिए पूरा एक्स जो है इसका डोमेन नहीं है, एक्स से छोटा है। अगर ऐसा होगा तो यानी कि बिकॉज ये तो क्या है, सभी एक्सटेंशन का सेट था, तो यानी कि इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है। ऑलराइट, अगर एक्स इसका जो है डोमेन नहीं है एफ नॉट का, तो यानी कि इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। एक्स तक एक्सटेंड तब तक कर सकते हैं जब तक हम एक्स तक पहुंच नहीं जाते, पूरा एक्स कवर नहीं हो जाता। दिस इंप्लाइज एफ नॉट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर। ऑलराइट, हमने ऐसा ही कहा। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि हमारे पास एफ नॉट जो था मैक्सिमल एलिमेंट था। मैक्सिमल एलिमेंट का मतलब ये होता है कि सभी एक्सटेंशन इससे छोटे हैं या इसके इक्वल हैं, इससे बड़ा एक्सटेंशन कुछ नहीं है। अगर आप इसको ही आप एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये मैक्सिमल एलिमेंट ही नहीं हुआ। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन दैट एफ नॉट इज मैक्सिमल। यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि नहीं, एफ नॉट का जो डोमेन है एक्स ही होगा। तो हमें एफ नॉट एक्सटेंशन मिल गया जिसका डोमेन एक्स है। एंड नॉर्म ऑफ एफ नॉट इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा ही कहा था कि लेट ए बी सेट ऑफ ऑल एक्सटेंशंस ऑफ एफ टू फंक्शंस g1 g2 with the same norm defined on सबस्पेसेस। इनके सबस्पेसेस पे सेम ही नॉर्म थे। ऑलराइट, तो हमने ऐसे ही सेम नॉर्म वाले ही फंक्शंस लिए थे। तो अगर इनका नॉर्म सेम था, एफ के इक्वल था, तो एफ नॉट भी है इसी सेट में से, तो एफ नॉट का भी नॉर्म एफ के ही इक्वल है। ऑलराइट, सो इस तरीके से हमारा हैन-बेनेक थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गया। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।